8th स्टैंडर्ड तक आपको मैथमेटिक्स का सिर्फ एक बुक था, लेकिन अभी क्लास 9th में आपको दो बुक मिलेगा, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री की। जो हमारे क्लास 10th के जो चैप्टर्स है वो मोस्टली बेस होते हैं क्लास 9 के कॉन्सेप्ट में। तो आप सोचते रह जाओ, मैंने तो भाई पढ़ा के रख दिया है, जो बच्चे को देखना है वो तो देख के ही रहेगा। ये जो ट्रांजिशन है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और बच्चे थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में थोड़ा सा मार्क्स है ना ड्रॉप तो हो जाता है। डोंट इग्नोर क्लास 9 क्योंकि क्लास 9 एक फाउंडेशन है क्लास 10 का। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड एज यू ऑल नो कि मैं इस चैनल पे, हमारे प्यारे प्यारे चैनल पे आपको पढ़ाती हूँ क्लास 9, 10, 10 का अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो यस, दिस इज अवर चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि मैं लास्ट मोर देन 5 ईयर से, आई थिंक अभी अगस्त में मुझे 6 इयर्स भी हो जाएगा, और मैं पढ़ा रही हूँ अलजेब्रा ज्योमेट्री। और मैंने पूरे जो हमारे क्लास 9 के मैथमेटिक्स के जो जितने भी चैप्टर्स है उनको फ्री में अवेलेबल करके रखा हुआ है, तो वो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करने वाली हूँ। और मैं इस वीडियो में आपके साथ ये डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे अपना क्लास 9th जो है वो स्ट्रांगली स्टार्ट कर सकते हो। तो चलो 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 चलो, लेट्स स्टार्ट लेट्स स्टार्ट लेट्स स्टार्ट। यस, सबसे पहले तो कमेंट में सब लोग अपना प्यारा प्यारा नाम लिख दो कि आपका नाम क्या है और आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो। यस, तो यस, सबसे पहले तो एक बात मैं बता देती हूँ कि अभी अभी आप ताजा ताजा क्लास 8 से क्लास 9 में आए हो। आई होप आप सबका स्कूल जो है वो ओपन हो गया होगा। कमेंट में बता दो आपका स्कूल ओपन हो गया है। अगर आपका स्कूल ओपन हो गया है तो थम्स अप करो, अगर आपका स्कूल ओपन नहीं हुआ है तो थम्स डाउन करो। और कब होगा स्कूल ओपन मुझे जरूर बताना। सबसे पहले तो मैं एक बात बता देती हूँ कि जो हमारा क्लास 9 है वो जो है वो क्लास 10th का फाउंडेशन है। ओके, आपको तो पता ही है कि क्लास 10th में हमारा क्या होता है, बोर्ड एग्जाम होता है। लेकिन बोर्ड एग्जाम का क्या अभी से टेंशन ले क्या? नहीं नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं दे रही हूँ, टेंशन वगैरह नहीं दे रही हूँ। मैं बहुत ही एकदम एकदम सीधी बात करूंगी आपसे, आपकी दोस्त बन के आपसे बात करती हूँ कि क्लास 9 इंपॉर्टेंट क्यों है और क्लास 9 में आप क्या क्या मिस्टेक कर सकते हो, तो वो मिस्टेक ना करो, तो वो सब मैं आपको बताऊंगी। और सच में हमारा क्लास 9 जो है वो क्लास 10 का फाउंडेशन है। आपको अपने बेसिक्स को क्या करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग करना चाहिए अभी से, ताकि आप क्लास 10th में या क्लास 9th में बहुत 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 अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है, मैं बताती हूँ कि ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ, मैं अलजेब्रा ज्योमेट्री पढ़ाती हूँ। आपको मैं ये भी बताऊंगी कि 8th स्टैंडर्ड तक आपको मैथमेटिक्स का सिर्फ एक बुक था, मैथ्स का सिर्फ एक बुक था, लेकिन अभी क्लास 9th में आपको दो बुक मिलेगा, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। ओके, तो अलजेब्रा और ज्योमेट्री के कोई चैप्टर्स है, ऐसे चैप्टर्स है जो क्लास 10th में भी है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि क्लास 9th को थोड़ा सा सीरियसली लो, और आगे मैं बताती हूँ कि और क्या क्या मैं आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो और अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा आपका नाम मुझे कमेंट कर दो। ठीक है, और ये भी बताओ कि आपका नाम क्या है, ताकि हमारे जो टारगेट है 500 कमेंट का टारगेट और 2000 लाइक का टारगेट मैंने सेट कर दिया है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं 5 पॉइंट बताऊंगी जो आपको क्लास 9 में ध्यान रखना है टू स्टार्ट योर क्लास 9 स्ट्रांगली, वेरी वेरी स्ट्रांगली। ठीक है, सबसे पहला कि डोंट इग्नोर क्लास 9, डोंट इग्नोर क्लास 9 क्योंकि क्लास 9 एक फाउंडेशन है क्लास 10 का। ठीक है, अभी देखो मैंने ना मैं ऑफलाइन क्लासेस बहुत पढ़ाती थी। ठीक है, बहुत पढ़ाती थी, मैंने 9th स्टैंडर्ड को इतना भर भर के पढ़ाया है ना, और मैंने ना कुछ मिस्टेक्स उनके अंदर देखे हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। एक्चुअली मैं सच बोलूं, तुम लोग को मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं बहुत ही एकदम सच बोलती हूँ कि जो हमारा देखो, जब आप क्लास 8 से क्लास 9th में आते हो ना, तो बहुत बच्चे है ना, बहुत बच्चे थोड़ा सा डगमगा जाते हैं, क्योंकि क्लास 9th का पोर्शन इतना छिंदी छिंदी होता है, इतना छोटा छोटा होता है। लेकिन जैसे ही आप क्लास 9th में आते हो थोड़ा सा अलग पोर्शन हो जाता है, थोड़ा लेवल हाई हो जाता है। अचानक से मैथमेटिक्स के दो बुक हो जाते हैं, साइंस भी थोड़ा डिफिकल्ट होने लगता है, क्योंकि साइंस में भी आपको थोड़ा सा ऐसा पता चलेगा कि साइंस में भी 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऐसे करके होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, ये जो ट्रांजिशन है ना, ये जो ट्रांजिशन है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और बच्चे थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में थोड़ा सा मार्क्स है ना ड्रॉप तो हो जाता है उनका, लेकिन वो धीरे धीरे है ना क्लास 9 को समझ लेते हैं और रिकवर कर ही लेते हैं। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि क्लास 9 एक फाउंडेशन है और हमको क्या करना है
कि क्लास 9 अच्छे से स्टार्ट करना है। तो अच्छे से स्टार्ट कैसे करोगे, उसके आगे भी पॉइंट्स आने वाले हैं, ठीक है? ये बात याद रखना। ओके, ऐसा नहीं है कि क्लास 9 का जो पोर्शन है वो 10th में काम नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको लिख के देती हूँ, मैं मैथमेटिक्स के अभी-अभी आपको मुँह ज़ुबानी ऐसे चैप्टर्स बता दूँगी जो क्लास 10th में भी काम आएँगे। जैसे अलजेब्रा का चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्लास 10th में भी आपको सेम नाम से वो चैप्टर दिखेगा अलजेब्रा में। फिर ज्योमेट्री में है सर्कल चैप्टर हो गया, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हो गया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये चैप्टर हो गया, ये 10th में भी है, ठीक है? तो यस, यहाँ पे ध्यान रखना कि जो हमारे क्लास 10th के जो चैप्टर्स हैं वो मोस्टली बेस्ड होते हैं क्लास 9 के कॉन्सेप्ट में। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लास 9 का बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। इट इज योर फाउंडेशन ऑफ क्लास 10th, ठीक है? अगर का फाउंडेशन अच्छा नहीं होगा तो आपके लिए क्या हो जाएगा, फिर डिफिकल्टी लेवल क्लास 10th में आ जाएगी। ओके, तो यस, मैं बस इतना ही बोलूंगी। फर्स्ट पॉइंट एक बात याद रखना कि टेक क्लास 9 सीरियसली। बस क्लास 9 को क्या करो, आप सीरियसली लेना चालू कर दो। अब आप ये सीरियसली कैसे लोगे, कैसे पढ़ाई करनी है, चलो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 ये है कि बहुत बच्चे मैंने नोटिस किया है कि वो क्लास 9th में क्या करते हैं पता है? क्लास 9th में उनकी एक आदत है कि वो है ना एग्जाम आने के पहले ही 2-3 दिन पहले ही पढ़ना चालू करेंगे, और मुझे ये नहीं समझता है। और मैं लिटरली बोलती हूँ कि 100 में से 80% टू 90% स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं। बहुत ही गिने चुने कम स्टूडेंट है वो स्टार्टिंग से रेगुलरली पढ़ते हैं, ठीक है? तो प्लीज आप ये गलती मत करना। आपको क्या लगता है कि जब आपका देखो, ऐसे भी बहुत बच्चे होते हैं जो एंड मोमेंट में पढ़ के वो बहुत अच्छा स्कोर कर देते हैं। इट्स वेरी गुड, क्योंकि उनको जल्दी जल्दी लर्न होता है और वो क्विक लर्नर होते हैं। लेकिन क्या आप वो क्विक लर्नर हो, वो डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसे बच्चे हैं जिनको एक बारी में लर्न नहीं होता है, उनको बार-बार लर्न करना पड़ता है। तो आपको थोड़ा पहले से ही स्टार्ट करना पड़ेगा यार। आप दूसरों को कंपेयर मत करो, मतलब खुद को दूसरों से कंपेयर मत करो। अरे उसने तो एंड मोमेंट में पढ़ाई करके 95% लाया। अरे लेकिन सब अलग होता है ना, सबका तरीका अलग होता है। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर डिफरेंट ना। तो वो थोड़ा क्विक लर्नर है, आप शायद थोड़े स्लो लर्नर होगे। और कोई होगा जो मतलब मिडल में होता है कि उसको जल्दी याद भी नहीं होता है, बट ऐसा नहीं है कि उसको इतना लेट याद होता है, वो कर लेता है, मतलब मीडियम, है ना? तो ये पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको बोलूँ, आपको स्टार्टिंग से थोड़ा-थोड़ा पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हैबिट आपके क्लास 10th में भी काम आएगी। तो यहाँ पे देखो, डोंट स्टडी जस्ट बिफोर एग्जाम्स। जैसे कि अभी यूनिट टेस्ट, आपको पता ही है कि आपके यूनिट टेस्ट आएंगे जुलाई या अगस्त महीने में। उसके बाद सेमेस्टर एग्जाम आते हैं दिवाली के पहले। उसके बाद दिवाली में आपका हॉलीडे होता है, ठीक है? उसके बाद दिवाली के बाद सेकेंड यूनिट टेस्ट आता है जनवरी में, और उसके बाद आपका मार्च में सेकेंड सेमेस्टर आता है। ऐसे टोटल 4 एग्जाम्स आपके होंगे। फिर आपके क्लासेस ट्यूशन वगैरह में भी, अगर आप ऑफलाइन ट्यूशन वगैरह जाते हो तो वहां पे भी होते हैं एग्जाम्स वगैरह। कभी कभी ये दोनों क्लैश करते हैं, स्कूल के एग्जाम, क्लासेस के एग्जाम, और तब बहुत लोड हो जाता है, ठीक है? तो इसलिए क्या करो ना कि आप थोड़ा-सा क्या करो, ये अवॉइड करो। क्या अवॉइड करो कि आप क्या करोगे, स्टडी ओनली बिफोर यूनिट टेस्ट और सेमेस्टर एग्जाम फॉर लॉन्ग आवर। मतलब लोग क्या करते हैं, लोग मतलब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अरे अभी यूनिट टेस्ट एग्जाम आने वाला है, तो उसके 2-3 दिन या मैक्स टू मैक्स 5-6 दिन पहले उन लोग पढ़ना चालू करेंगे, और वो इतना लॉन्ग आवर, मतलब 7-7, 5-5 घंटा एक साथ बैठ के पढ़ेंगे। इससे अच्छा तुम इतना खुद को प्रेशर देते हो, इससे अच्छा क्या करो ना, इससे अच्छा क्या करो, रोज थोड़ा-थोड़ा पढ़ो। थोड़े-थोड़े में कितना आता है, रोज 1-2 घंटा पढ़ो। स्टार्ट करो 1 घंटे से, स्टार्ट करो आधा घंटे से। आधा घंटे से स्टार्ट करो मस्त, 1 घंटे से स्टार्ट करो मस्त, और एक फोकस स्टडी करो डेली। और ये कितना प्यारा हैबिट है यार, कितना प्यारा हैबिट है। पूरे दिन तुम स्कूल जाओ, अपना तुम्हारा जो क्लास होगा क्लास जाओ, आने के बाद क्लास का होमवर्क करो। होमवर्क को सेल्फ स्टडी में कंसिडर नहीं किया जाता है बेटा। सेल्फ स्टडी मतलब जिसमें आप खुद से क्या कर रहे हो, एफर्ट्स ले रहे हो। कोई सम्स को सॉल्व करने का, उसको खुद से समझ के कर रहे हो, या कोई आंसर लर्न कर रहे हो, उसको सेल्फ स्टडी बोला जाता है। तो वो परफेक्टली आपका 1 घंटा होना चाहिए, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, विदाउट एनी मोबाइल, कुछ यूज मत करो, ठीक है? रोज थोड़ा-थोड़ा पढ़ो। और सच बोलूं, एक बहुत ही अच्छे अंदर से बहुत अच्छा लगता है कि यार, मतलब एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट बनना इतना अच्छा लगता है ना। और बस अपना होमवर्क करो, और फिर जो आपका मर्जी करे उसके बाद आप वो करो। नीचे थोड़ा सा टहलने जाओ। आजकल क्या हो गया है ना, स्टूडेंट के बीच में वो नीचे जाना,
अपने दोस्तों से बात करना वो बहुत कम हो गया है ड्यू टू मोबाइल फोन्स, है ना। मोबाइल फोन्स में हम इतने उलझे रहते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह ये सब वो सब। प्लीज आप अभी 9th स्टैंडर्ड में हो, यू डोंट नीड एनी इंस्टाग्राम वगैरह। इफ यू हैव एनी इंस्टाग्राम अकाउंट, आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज 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 डीएक्टिवेट योर इंस्टाग्राम। आई टोटली बिलीव कि आपको डीएक्टिवेट कर लेना चाहिए, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि आप रखो, नहीं। अगर आप सच में डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हो, सच में अपनी लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हो, सच में अपने ब्रेन को, माइंड को स्ट्रांग करना चाहते हो, तो यू हैव टू, ये जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट होते हैं ना, जैसे यूट्यूब शॉर्ट हो गया, इंस्टाग्राम के रील्स हो गए, ये अपने अटेंशन स्पैन को बहुत कम कर रहे हैं। मतलब अभी आपका ये वीडियो पूरा भी देखो, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये वीडियो पूरा भी नहीं देखा होगा या पूरा देख भी नहीं पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। तो उनको ऐसा रहता है कि हर 1 मिनट में, हर 2 मिनट में कुछ नया चाहिए, कुछ नया करना है। तो वो पढ़ाई करने जब बैठते हैं तो वो टेंशन उनका रह नहीं पाता है वहाँ पे। उनको ऐसा लगता है कि यार बोर हो रहा है, कंटाला आ रहा है, कुछ और करता हूँ, कुछ और करता हूँ। फिर ये लेके बैठ जाते हैं, फिर मोबाइल हाथ में लेते हैं, फिर कभी किसी से खेलने लग जाते हैं। तो ये क्या है? ये किसका नतीजा है? यही वो जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है ना, उसका नतीजा है ये। ओके? तो यस, प्लीज ध्यान रखो अपना। ओके? तो 1-1 घंटा थोड़ा पढ़ो और पढ़ो, और एक टाइम टेबल अच्छा बना दो। ठीक है? मैं कैसी थी देखो, मैं तुम लोग को एकदम सिंपल भाषा में बताती हूँ, एकदम तुम्हारी दोस्त बन के तुमको बता रही हूँ कि आप लोग मंडे से फ्राइडे क्या करो, डेली 2 सब्जेक्ट करने का या 1 सब्जेक्ट करो, आपकी मर्जी, जैसा आपको ठीक लगता है, ठीक है। रोज 2 सब्जेक्ट करो या 1 सब्जेक्ट करो, वो आपकी मर्जी। अगर 1 सब्जेक्ट डेली करते हो तो भी ठीक है, एक दिन अलजेब्रा रखो, एक दिन थोड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रखो, ठीक है, लिखने वाला, जैसे अलजेब्रा हो गया जिसमें सम्स वगैरह सॉल्व करना रहता है। फिर उसके दूसरे दिन कोई लर्निंग सब्जेक्ट रखो, ठीक है, लर्निंग सब्जेक्ट रखो। उसके बाद तीसरे दिन ज्योमेट्री रखो, फिर से लर्निंग सब्जेक्ट रखो, यानी कि साइंस हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया, और थोड़ा अपना इंग्लिश वगैरह है, वो इंग्लिश, हिंदी, मराठी लैंग्वेजेस को भी थोड़ा इंपॉर्टेंस दो। आगे मैं बताऊंगी कि सब्जेक्ट वाइज कैसे प्लानिंग करने का, ठीक है। तो ये मैं क्या करती थी, मैं 2 सब्जेक्ट दिन के करती थी, ठीक है। उसमें मैं 1 सब्जेक्ट मेरा रखती थी जो था अलजेब्रा ज्योमेट्री में से, क्योंकि वो लिखने वाला सब्जेक्ट है, उसमें सम सॉल्विंग होता था, एंड दैट वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो मुझे अच्छा लगता था। और मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं कि अगर मुझे कंटाला आ जाता था ना, तो मैं 2 चीजें करती थी। नंबर 1, या तो रिवीजन करो, यानी कि जो हुआ है उसको रिवाइज करो, क्योंकि उसमें एफर्ट नहीं लगता, ठीक है। तो वो मैं कर लेती थी। या दूसरी चीज मैं क्या करती थी पता है, कि मैं अपना फेवरेट सब्जेक्ट लेके बैठ जाती थी। अगर कंटाला आता है ना, तो फेवरेट सब्जेक्ट लेने में कुछ नहीं है, फेवरेट सब्जेक्ट लेके बैठ जाओ, तो हम कर भी लेते हैं, क्योंकि कंटाला आ रहा है एंड दैट इज अवर फेवरेट सब्जेक्ट, तो वो एकदम हो जाता है। ओके, अभी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसका कुछ भी फेवरेट नहीं होगा, ये भी हो सकता है, बट कुछ तो होगा यार, थोड़ा तो फेवरेट होगा ना आपको। हाँ, ऐसा। तो एक दिन मैं, मतलब एक सब्जेक्ट में अलजेब्रा रखती थी और उसके साथ कुछ साइंस वगैरह लर्निंग सब्जेक्ट रखती थी, लर्न करने वाला। एक दिन ऐसे ज्योमेट्री रखा, तो उसके साथ कुछ साइंस 1 साइंस 2 होता था, ठीक है, साइंस रखा, या सोशल साइंस रखा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ऐसा, ठीक है। फिर अलजेब्रा रखा, तो उसके साथ हमने ज्योग्राफी रख दिया, ज्योग्राफी, ठीक है। तो ऐसे करके आप मंडे टू फ्राइडे क्या करने का, मंडे टू फ्राइडे हर रोज कुछ अच्छा-अच्छा सब्जेक्ट करने का। और आप क्या कर सकते हो, वीक में 2 दिन हो गया, जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपना रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। रिवीजन के बारे में मैं आगे बताने वाली हूँ, तो ऐसा रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है वगैरह वगैरह। तो बस इतना ही कहना था, मेरा पॉइंट 2 थोड़ा सा लंबा हो गया, बट मुझे यही बोलना था कि प्लीज आप एग्जाम के पहले जस्ट स्टडी मत करो, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करो। 1 घंटा पढ़ो, उसको धीरे धीरे इंक्रीज कर देना, 1.5 आवर या 2 आवर्स, ऐसे इंक्रीज करते रहना, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड बाय द वे, मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि हमारा क्लास 9 का एक बहुत ही बढ़िया बैच है, दैट इज विक्ट्री 5.0। ये बैच हमारे इजी लर्निंग के ऐप में होता है। एंड बहुत बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा ये बैच जो है वो इंग्लिश मीडियम एंड सेमी इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है। एंड वी टेक ऑल द सब्जेक्ट, यस। जैसे सेमी इंग्लिश मीडियम को क्या होता है ना, कि जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है वो मराठी में होता है ना, इतिहास, भूगोल। तो यस, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, अगर इंग्लिश मीडियम से हो, सेमी इंग्लिश मीडियम से हो, तो वेलकम टू अवर बैच दैट इज नोन एज विक्ट्री 5.0। और ऐसे देखो, हम अपने बच्चे से इंटरैक्टिव मेथड से भी हम लोग जुड़े रहते हैं, ठीक है, बहुत मजा आता है। एंड बाय द वे, आप बोलोगे कि हम आपके बैच में क्यों आए मैम, तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे बैच से बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इतना अच्छा परसेंटेज स्कोर किया है 9th स्टैंडर्ड में, दैट इज 99.16 परसेंटेज स्कोर किया है अदिति ने। उसके बाद अगर यहाँ पे देखोगे तो 96.50 परसेंटेज, 98.83 परसेंटेज, ओ माय गॉड। फिर यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट सेमिस्टर में 90.33 परसेंटेज, फिर यहाँ पे सेकेंड सेमिस्टर में 91.5 परसेंटेज,
ओके, यहाँ पे देखो हमारे पास सेमी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी है 96.16%। ठीक है, यहाँ पे देखो 95% और ये टोटली हमारे बैच के बच्चे हैं, विक्ट्री के बच्चे हैं, विक्ट्री 4.0, विक्ट्री 3.0 के ये बच्चे हैं। ठीक है, हमारा 9th स्टैंडर्ड का ये 5वां बैच है। ओके, ठीक है, तो ये आपके टीचर्स होने वाले हैं क्लास 9th के विक्ट्री बैच के। तो यस, वेलकम वेलकम वेलकम, सारे टीचर्स को मैं इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, बहुत मजा आएगा। तो ये सबसे पहले आते हैं शुभम सर से। शुभम सर आपका साइंस लेंगे, साइंस पार्ट। ठीक है, उसके बाद नीलिमा मैम जो है वो इंग्लिश मीडियम का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, ये लेंगे। उसके बाद मैं गैलेक्सी मिस का एल्जेब्रा, ज्योमेट्री कवर करेंगे, मतलब मोस्टली मैं ज्योमेट्री लेने वाली हूँ। और योगेश सर भी आपका मैथमेटिक्स लेके वो एल्जेब्रा लेंगे। ठीक है, अगर कभी मैं अवेलेबल नहीं हूं तो योगेश सर लेके, बट ज्योमेट्री पार्ट पूरा मैं कवर करूंगी। और एल्जेब्रा के भी कुछ चैप्टर मोस्टली मैं लेने वाली हूँ आपका मैथमेटिक्स। ठीक है, उसके बाद पार्थ सर आपका साइंस लेंगे। तो बेसिकली शुभम सर एंड पार्थ सर आपका मिलके साइंस लेंगे। ठीक है, उसके बाद संस्कृत शैलेश सर संस्कृत लेंगे, चंद्रशेखर सर इंग्लिश लेंगे। और मराठी मीडियम का जो सोशल स्टडी है, इतिहास, भूगोल, वो फरीन मैम लेंगे। और फरीन मैम मराठी भी लेंगे। ठीक है, मराठी सब्जेक्ट भी लेंगे। हिंदी कोमल मैम लेने वाले हैं। ठीक है, और योगेश सर मेरे साथ, हम दोनों मिलके अलजेब्रा ज्योमेट्री लेंगे आपका। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द मैथ्स पार्ट जो है, मतलब अलजेब्रा ज्योमेट्री का मोस्ट चैप्टर मैं कवर करूंगी। ओके, अब आपको बैच में क्या मिलेगा 2 मिनट में आपको बता देती हूँ फटाफट। सबसे पहले लाइव क्लासेस है। ठीक है, लाइव क्लास होगा आपका, दिन के 2 लेक्चर्स होंगे, शाम के टाइम पे होंगे। ठीक है, ईच एंड एवरी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट सिलेबस ऑफ 9th स्टैंडर्ड करवाया जाएगा ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का। उसके बाद आप जो इजी लर्निंग का ऐप है उसको आप मोबाइल में यूज कर सकते हो, पीसी, लैपटॉप, कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हो, जो हमारे लाइव लेक्चर्स होंगे। टैबलेट अगर कुछ भी है तो कहीं पे भी, एंड्रॉइड, आईफोन यूजर जो भी हो। अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो गया, लाइव लेक्चर, तो उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहता है, तो आप कभी भी उसको देख सकते हो। आधी रात को देखो, जल्दी सुबह देखना है तो जल्दी देखो। ठीक है, आपका हर चैप्टर खत्म होने के बाद उस चैप्टर का पर्टिकुलर डाउट क्लियरिंग सेशन रहता है। जैसे मान लो मेरा एक चैप्टर पढ़ा के हो गया ज्योमेट्री का, बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री, तो उसके बाद मैं उसके डाउट क्लियरिंग सेशन लूंगी। ठीक है, ऐसा। तो एग्जाम के पहले अगर आपको रिवीजन वगैरह चाहिए तो वो मिलेगा। ठीक है, उसके बाद पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी आपको, मतलब आपको पर्सनली सारे टीचर्स के नंबर मिलते हैं, जिससे आप कॉल करके उनको डाउट पूछ सकते हो, आपके मन में जो भी है वो। और 2 टाइप के टेस्ट होते हैं हमारे, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट का मतलब होता है कि जो एमसीक्यू वगैरह होते हैं वो, ठीक है, एमसीक्यूज वगैरह हो गए। और दूसरा होता है सब्जेक्टिव टेस्ट। सब्जेक्टिव टेस्ट मतलब कि जो आपके जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस अगर कोई जाते हो तो आपका पेपर होता है 80 मार्क्स का, 40 मार्क्स का। यस, तो वो वाले टेस्ट भी होते हैं हमारे जूम पे, संडे को टेस्ट लिए जाते हैं। ठीक है, जूम पे। और आपको जो पेपर है ना वो चेक करके भी मिलता है। इस पूरे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कोई भी ऐसा नहीं करता है कि पेपर को चेक करके दे। क्यों पता है? क्योंकि हमारा जो बैच है वो लिमिटेड बच्चों का बैच है, हम भर भर के बच्चे नहीं लेते हैं, और हमको नहीं लेने हैं, क्योंकि हमको क्या देना है, आपको क्वालिटी देना है। वी बिलीव इन क्वालिटी, मैं क्वालिटी पे बिलीव करती हूँ। क्वालिटी आपको देना है, देना है, देना है, देना है। ठीक है, तो अगर हम भर भर के अगर बच्चे ले लेंगे तो फिर पेपर चेक नहीं हो पाएगी हमसे, और पेपर चेक नहीं हो जाएगी तो बच्चों को कैसे पता चलेगा कि उनका मिस्टेक क्या है। ओके, तो ये सब है। अब आगे आ जाते हैं। अगर आपको कुछ भी बैच के बारे में इंक्वायरी करनी है तो आप क्या कर सकते हो, बस कॉल कर लेना। ठीक है, आप बस इतना बोल देना, गैलेक्सी मिस के वीडियो से हमको ये नंबर मिला था, तो हमारे एजुकेशनल काउंसलर है, वो आपसे बात करेंगे और आपको अच्छे से आप बस उसको एनरोल कर देना। ओके, नीचे डिस्क्रिप्शन में इजी लर्निंग ऐप का लिंक है। ठीक है, उसमें आपको 9, 10 सबके बैच मिल जाएंगे। बाय द वे, अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है, 8th स्टैंडर्ड का भी हमारा बैच है, 9th का है, 10th का है, 11th का है, 12th का है। तो जो आपको बैच में आना है आओ। ठीक है, और सजेस्ट करो दूसरों को। ओके, और देखो बहुत सिंपल है, ये पेड बैच है। अगर आपको फ्री में पढ़ना है तो यूट्यूब पे हमने तो सब फ्री रखा हुआ है। बाय द वे, मैंने तो भर भर के फ्री रखा हुआ है भाई, फ्री में पढ़ो तुम लोग। पार्थ सर, शुभम सर ने भी फ्री में रखा हुआ है सब। और हमारा एक इजी लर्निंग यूट्यूब चैनल भी है, वहां पे भी फ्री में होता है पढ़ाई, सोशल स्टडी का। नीलिमा मैम अपलोड कर रहे हैं वीडियो, तो हम सब कर रहे हैं, फ्री में भी कर रहे हैं। प्लस ऑप्शनल है कि अगर आपको पेड बैच चाहिए, यू वांट, देखो पेड बैच का अपना अलग एक फायदा होता है कि उसमें एड्स नहीं होते हैं, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, टाइम टेबल फॉलो करना पड़ता है, एंड बहुत कुछ होता है ना। तो ये सब है। चलो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखो फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया था कि क्लास 9th आपका फाउंडेशन है। ठीक है,
तो आपको उसको सीरियसली लेना है। सेकंड है कि आप प्लीज थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ऐसा ना हो कि आप क्या कर रहे हो, एग्जाम आने वाली है उसके 3-4 दिन पहले पढ़ रहे हो और वो 10-10 घंटे के लिए पढ़ रहे हो, वो अच्छा नहीं है। रोज थोड़ा पढ़ो, 1 घंटे का पढ़ो, टाइम टेबल थोड़ा बताना मैंने आपको सिखाया। और जिस दिन आपका मन नहीं करता है, उस दिन आप 2 चीजें कर सकते हो। बताओ वो 2 चीजें क्या कर सकते हो? कमेंट में बताओ मैंने क्या बोला। अगर जिस दिन आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ाई का, तो क्या करने का? मैं तो क्या करती थी, या तो पहले से जो पढ़ा हुआ था उसको रिवाइज कर लेती थी, या फिर अपना फेवरेट सब्जेक्ट लेके बैठ जाओ, क्योंकि वो हो जाता है फिर भी, ठीक है जी, कितना भी कंटाला आए, फेवरेट सब्जेक्ट तो हो ही जाता है, या फेवरेट टॉपिक कर लो या फेवरेट चैप्टर कर लो, ऐसा कुछ तो है ना। लेकिन वेस्ट मत करो वो दिन। ओके, अब आ जाते हैं, अभी एक आधा अगर आपका दिन नहीं है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मान लो 7 डेज है, 7 डेज में से एक दिन आपको छुट्टी रखना है, संडे नहीं पढ़ना है, तो मत दो ना, तो खुद को बर्डन देते हो। से बर्डन नहीं लेने का। कभी कभार मान लो हफ्ते में 2 दिन पढ़ाई करने का मन नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन यू हैव टू कम बैक स्ट्रॉन्गर। ऐसा ना हो कि 7 डेज होते हैं वीक में और 6 दिन आपका मन ही नहीं कर रहा है पढ़ने का, वैसा नहीं होना चाहिए है। चलो अब आ जाते हैं, टोटल 5 पॉइंट्स बता रही हूँ, उसमें से 2 हो गए। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट है कि आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। अब क्लास 8 तक मुझे नहीं पता आप क्या करते थे, स्टैंडर्ड 8 तक क्या आप ट्यूशन में जाते थे, क्लासेस में जाते थे, लेट मी नो। लेकिन जितना मेरा ऑब्जर्व कर किया है मैंने, क्लास 8 तक जो है बच्चे ट्यूशन में जाते हैं। ट्यूशन मतलब जैसे कि सब ऑल सब्जेक्ट, मतलब ऑल स्टैंडर्ड के स्टूडेंट एक साथ बैठते हैं एंड ऑल ऐसा। और जो बुक है ना, बुक हम लोग को क्या होता है ना कि क्लास 9th में है ना, आपको हर सब्जेक्ट के लिए अलग बुक बनानी चाहिए। ओके, हर सब्जेक्ट के लिए यू हैव टू मेक डिफरेंट बुक। जैसे एल्जेब्रा का बुक अलग होगा और ज्योमेट्री का बुक अलग होगा। ये कोई दो एक सब्जेक्ट मत करो उसको, क्योंकि आपके दो अलग अलग एग्जाम हो गए, एल्जेब्रा का अलग एग्जाम होगा, ज्योमेट्री का अलग एग्जाम होगा। ठीक है, तो एक बुक पूरा ज्योमेट्री, अलजेब्रा का अलग बुक बनाओ, ज्योमेट्री का अलग बनाओ। वैसे ही अगर आपको जरूरत है तो साइंस 1 साइंस 2 के अलग बुक, नहीं साइंस 1 साइंस 2 तो ऐसा नहीं होता है एक्चुअली में, साइंस का आपका एक ही बुक है, तो यू कैन मेक साइंस का एक बुक। फिर हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का अगर चाहिए तो अलग बना दो, ठीक है। और लैंग्वेजेस के भी आप बुक अलग बनाओ। लैंग्वेजेस में क्या करो, ग्रामर के जो पार्ट्स है, और टीचर जो आपको राइटिंग स्किल के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती है कि लेटर में ऐसा होना चाहिए, लेटर ऐसे लिखो, जायरात लेखन जो भी रहता है, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं ना, वो अपने नोट्स में उतारो। ठीक है, पहली बात तो बुक अलग रखना सारे सब्जेक्ट का, और आपको सब्जेक्ट वाइज आपकी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि आपको क्या इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए क्या, कि आपकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्योंकि इसके लिए मुझे कंप्लीटली अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये इस वीडियो में मैं मिक्स नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, जैसे कि लैंग्वेजेस की क्या स्ट्रैटेजी होती है, लैंग्वेजेस के लिए आपको सबसे पहले टेक्स्ट बुक वगैरह रीड करना चाहिए, आपको हर चैप्टर को अच्छे से रीड करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो इसका ग्रामर वगैरह है उसको लिखना चाहिए अपने नोट्स में, क्योंकि ये 10th में भी काम आएगा वही ग्रामर। और राइटिंग स्किल वगैरह है जो है उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, स्पेलिंग वगैरह होता है। तो यही है, टेक्स्ट बुक रीड करो, चैप्टर्स को रीड करो, ये सब है। ठीक है, उसके बाद अलजेब्रा ज्योमेट्री की स्ट्रेटेजी क्या होती है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखने का, प्लस उसके बाद आप लोग क्या करने का, प्रैक्टिस सेट एंड प्रॉब्लम सेट को क्या करने का, सॉल्व करने का। वैसे ही साइंस में क्या होता है, साइंस में पार्थ सर और शुभम सर का चैनल फॉलो करो, वो बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी देते हैं क्लास साइंस के लिए। ठीक है, उनको बहुत अच्छे से पता है, तो साइंस के लिए सर जैसे बोलते हैं कि टेक्स्ट बुक को फॉलो करो, उसके बाद जो टेक्सुअल क्वेश्चंस होते हैं, मतलब टेक्स्ट बुक को क्या करना है, रीड करना है, और फिर जो भी उनका टेक्सुअल क्वेश्चंस होता है उसको लर्न करना रहता है, डायग्राम्स वगैरह, न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं वो सब। ठीक है, फिर सोशल साइंस तो भाई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस में तो मैं तो सच बोलूं, मैंने कोई ऐसा चैप्टर वैप्टर कभी रीड नहीं किया है। मैं तो बेसिकली रट्टा लगाती थी, मतलब जो टेक्स्ट बुक के पीछे चैप्टर खत्म होने के बाद जो पीछे जो हमारे क्वेश्चंस होते थे ना, उसके आंसर्स को मैं लर्न करती थी बेसिकली ऐसा, और पॉइंट वाइज लर्न करती थी। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहती हूँ कि लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए क्या। अगर आपको चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट में लिखो डिटेल वीडियो, डिटेल वीडियो, बस इतना लिख दो, मैं समझ जाऊंगी। भर भर के कमेंट करो, मैं लिख के देती हूँ, मैं बहुत अच्छे से पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगी सारे सब्जेक्ट की। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत तो मैंने बता दिया, इसको फॉलो करना। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। हाँ, और एक बात, जैसे मैं अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के बारे में आपको और बताती हूँ कि अगर आपको इसके सारे वीडियोस चाहिए तो ये हमारा चैनल है, मैंने अभी जस्ट बताया आपको, तो ये हमारा चैनल है गैलेक्सी ऑफ मैथ्स। ये चैनल जो है वो क्लास 9th एंड 10th के आपको यहाँ पे सारे वीडियोस मिल जाते हैं। बाय द वे, मेरा एक और मतलब ऐसे चैनल बनाया है, अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है,
उसके लिए भी ये चैनल है 5th to 8th स्टैंडर्ड के लिए, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैं 8th स्टैंडर्ड के बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोस डाल रही हूँ। और जो मुझे आज पहली बार देख रहा है, मैं उसको एक बताना चाहती हूँ कि मेरे को चैनल पे, मेरा जो चैनल है ना, इस पे आपको क्या मिलेगा, क्वालिटी ज्यादा मिलेगी, क्वालिटी मिलेगी। और आपको शायद मेरे वीडियो का ड्यूरेशन बहुत लंबा लंबा मिलेगा, मतलब मेरे जो वीडियोस है वो 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे। और एक चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपके अलजेब्रा का, जिसका वीडियो है 8 आवर्स, 8 घंटे का वीडियो है वो। बट ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं क्या करती हूँ ना, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर डाल देती हूँ और ईच एंड एवरी सम करवाती हूँ। हाँ, ये सच बात है। तो मेरे, अगर आप देखो प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में जाओगे ना, प्लेलिस्ट में फ्री में भी बता देती हूँ कि फ्री में भी मैंने सब अवेलेबल करके रखा है। प्लेलिस्ट में जाना, जहाँ पे अभी मैं फिलहाल है ना प्रॉब्लम सेट वाली सीरीज, वो प्रॉब्लम सेट भी है हर चैप्टर के। हर चैप्टर खत्म होता है ना, उसके बाद लास्ट में प्रॉब्लम सेट है। अब ये प्रॉब्लम सेट क्या होता है, अगर वही मैं जब ये वीडियो बनाऊंगी ना सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी वाला, उसमें आपको बताती हूँ। बट ये देखो, ये है वो प्लेलिस्ट। आपके अलजेब्रा में टोटल है 7 चैप्टर्स एंड ज्योमेट्री में है 9 चैप्टर्स। तो टोटल आपको कितने चैप्टर्स हो गए, 7 + 9 कर लो, 16। तो 16 वीडियोस देख रहे हो, यहाँ पे 16 वीडियोस दिख रहा है आपको। और ये 16 वीडियोस क्या है, देखो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल करके रखा है। आपको बताऊं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो चैप्टर है ना, उसका ड्यूरेशन बताती हूँ, मजा आ जाएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर जो है वो 4th है। ये रहा 8 घंटा 8 मिनट। लेकिन उसका व्यूज देखना आप, उसका व्यूज कितना है ना, आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा। 1,97,000, यानी कि अभी 2 लाख होने वाला है इसका व्यू जो है, व्यूज 2 लाख होने वाला है, 2 लाख। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे आपको क्वालिटी मिलेगा, ईच एंड एवरी सम आपको करवाया है मैंने। अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के सारे सारे 16 चैप्टर्स अपलोडेड है। बाय द वे, तालियां हो जाए, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। आपको सब कुछ दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 1 पहले से स्टार्ट कर लो। ये रहा अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 सेट। इसमें 4 प्रैक्टिस सेट है, सब फ्री में अवेलेबल है। 5 घंटा, 5.5 घंटे का वीडियो है। अगर आप ये सोचते हो कि मिस आपकी वीडियो का ड्यूरेशन तो बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो आप सोचते रह जाओ। मैंने तो भाई पढ़ा के रख दिया है, जो बच्चे को देखना है वो तो देख के ही रहेगा। ठीक है, तो आई ऑलवेज बिलीव इन क्वालिटी। मैं हमेशा बच्चों को क्वालिटी देने पे विश्वास करती हूँ। मेरे चैनल पे आप क्वालिटी मिलेगी, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मतलब मैं क्या कर सकती थी, एक चैप्टर में 10 वीडियो भी तो बना सकती थी, लेकिन नहीं, मैंने एक चैप्टर का एक ही वीडियो बनाया ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो अलग अलग वीडियो सर्च करने में। बस बना के रख दिया। अब आपके ऊपर है, आपको कितना देखना है आप देखो। लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 4, जो आपको क्लास 9th में ध्यान रखना है टू स्टार्ट योर क्लास 9th स्ट्रॉन्गली। नंबर 1, सबसे पहले तो खुद के नोट्स बनाओ। खुद के नोट्स बनाओ। क्लास 8th में आप बहुत छोटे थे और आपको सब टीचर करके देते थे, और शायद आप खुद से नोट्स बनाते थे कि नहीं बनाने बनाते थे, आई डोंट नो। बट क्लास 9th में स्टार्ट कर दो खुद के नोट्स बनाना, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा आपके क्लास 10th में। अच्छा, खुद के नोट्स बनाने का फायदा क्या होता है, वो होता है, मैं बताती हूँ पॉइंट नंबर 5 में। और पॉइंट नंबर 5 है रिवीजन में। ठीक है, खुद के नोट्स कैसे बनाते हैं, इसके नोट्स क्या होते हैं, देखो मैं तुम लोग को सिंपल बताती हूँ। मोस्टली हमारे अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री में होते हैं खुद के नोट्स। ठीक है, इसके लिए ये सब्जेक्ट के लिए खुद के नोट्स लगते ही लगते हैं। जैसे अभी मान लो कि आप कोई अलजेब्रा का चैप्टर पढ़ रहे हो, चैप्टर नंबर 1 है हमारा सेट। अभी सेट में टोटल 4 प्रैक्टिस सेट है ना। अगर आप डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट तो नहीं स्टार्ट करोगे, ऑब्वियसली यू विल अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में कभी कोई फॉर्मूला आ जाता है, भी कुछ डेफिनेशन आ जाता है। डेफिनेशन वैसे बोर्ड एग्जाम बोल देती हूँ, सॉरी, हमारे एग्जाम में नहीं आता है डेफिनेशन एंड ऑल। बट देखो, एक तो रीड द टेक्स्ट बुक, इससे कनेक्टेड है। नोट्स बनाओ, टेक्स्ट बुक रीड करो। कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे है ना टेक्स्ट बुक को बहुत लाइटली लेते हैं। मैंने तो अपने अपने स्कूल के जर्नी में मेरे टेक्स्ट बुक को भी नहीं छोड़ा था यार। मैंने तो, मुझे ना लैंग्वेजेस में, लैंग्वेजेस जैसे देखो लैंग्वेजेस में क्या होता है ना, भी लैंग्वेजेस हो गया जैसे हिंदी इंग्लिश मराठी, और जो सोशल साइंस हो गया, सोशल साइंस मतलब अपना हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस। जब टीचर क्या करते थे, कोई भी मान लो कि मराठी की, हमारे ना स्कूल के टीचर्स बहुत अच्छे अच्छे थे। और हमारे मेरे ट्यूशन के सर जो थे वो भी बहुत अच्छे थे, पढ़ाते थे, अच्छा पढ़ाते थे। और हमेशा याद रखना बेटा कि आप है ना, अगर मान लो स्कूल में एक सब्जेक्ट, एक कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो आप स्कूल में भी ध्यान दो और ट्यूशन में भी ध्यान दो। अगर मान लो स्कूल में आपने ध्यान दिया और सेम चैप्टर आपके ट्यूशन में भी ले रहे हैं, का क्या होगा, रिवीजन होगा ना।
ऐसा सोचो। क्योंकि बहुत बच्चे मैंने अभी देखा है कि वो स्कूल में ध्यान नहीं दे रहे, स्कूल को लाइटली ले रहे हैं, या किसी-किसी स्कूल में क्या हो रहा है ना, टीचर्स थोड़े अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं या सीरियसली नहीं ले रहे हैं। स्कूल के टीचर्स ही एक्चुअली में बहुत स्कूल में ऐसा हो गया है कि टीचर्स सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, आई अंडरस्टैंड दैट। बट है ना, आप है ना अपने स्कूल एंड ट्यूशन दोनों का भरपूर उपयोग करो और दोनों को निचोड़ लो, ठीक है? क्या होता था ना, जैसे भी अभी मेरे स्कूल में ना मेरी मराठी की टीचर बहुत अच्छी थी, ठीक है? मराठी की टीचर इतनी अच्छी थी, इतना अच्छा पढ़ाती थी, और जभी भी वो कविता पढ़ाती थी या कोई चैप्टर को लर्न कर मतलब पढ़ाती थी ना, तो वो हमको मीनिंग समझाती थी, क्योंकि मराठी, मेरा तो मराठी मतलब मैं तो मारवाड़ी हूँ, मुझे मराठी इतना आता नहीं है। मराठी जो है उनको समझ में आता है मराठी, मुझे इतना नहीं आता था। तो मेरे को जभी भी मैं अपने हाथ में पेंसिल रखती थी, ठीक है? और अगर टीचर ने कोई मीनिंग बताया, इस वर्ड का कुछ मीनिंग बताया है, रात्रि, जैसे रात्रि, रात्रि मतलब नाइट, तो मुझे नहीं आता था वो, तो मैं उसको क्या करती थी, अंडरलाइन करके इसका मीनिंग लिखती थी कि रात्रि का मतलब होता है नाइट। तो मैंने अपने टेक्स्ट बुक को भी नहीं छोड़ा। ये भी नोट्स ही होते हैं बेटा, ये भी खुद के नोट्स बनाओ, मतलब अपने टेक्स्ट बुक को भी एज़ अ नोट्स की तरह इसको नोट्स की तरह देखो। ओके, कोई चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम ही इतना डिफिकल्ट है, तो उसका मीनिंग समझो। ऐसे सोशल साइंस में भी हमारी एक मिस थी, ठीक है? इतना अच्छा सोशल साइंस पढ़ाती थी ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो छोटे-छोटे जो मीनिंग्स होते थे ना, कोई वर्ड का मीनिंग, तो मैंने अपने मैं पेंसिल हमेशा हाथ में रखती थी और मैं ना उसको अंडरलाइन करके उसका मीनिंग ज़रूर लिखती थी वहाँ पे। ओके, तो कभी भी ये काम आता है। जब हम टेक्स्ट बुक को खोलते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपको इसका मीनिंग क्या लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा? मैं सच बोलूँ, आज जो मैं आपको बात बता रही हूँ ना, वो आप भूल जाओगे कल के दिन। तो इसलिए उसको याद रखने के लिए, लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने के लिए, वो वहाँ पे अपना उसका मीनिंग लिखो, और उसको जब आप टेक्स्ट बुक जितनी बार खोलोगे वो आपके सामने आएगा और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा, ऐसा। तो लैंग्वेजेस हो गया, सोशल साइंस हो गया, उसके लिए तो क्या ही होता है ना, उसके लिए तो ये छोटे-छोटे मीनिंग्स लिखना सीखो। ऐसे ही अगर अलजेब्रा ज्योमेट्री में कोई डेफिनेशन दिख रहा है, टीचर ने बोला कि ये, तो उसको अंडरलाइन करो, हाइलाइट वगैरह अगर हाइलाइटर आप यूज़ करते हो तो, वरना जबरदस्ती हाइलाइटर मत खरीदो, पेंसिल इज़ इनफ, ठीक है? और वैसे ही अलजेब्रा ज्योमेट्री के खुद के नोट्स बनाओ। अब जैसे नोट्स में क्या होता है बेटा, कि 1.1 प्रैक्टिस सेट के पहले टीचर कॉन्सेप्ट पढ़ाएँगे। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे व्हाट इज़ सेट? सेट का मतलब क्या होता है? सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब सेट को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से। तो ये ऐसे नोट्स है ना, भर-भर के बड़े-बड़े नहीं होने चाहिए। सिंपल एंड शॉर्ट, एकदम शॉर्टकट में होने चाहिए कि सेट को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, वगैरह-वगैरह। सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड है, एक है लिस्टिंग मेथड और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ऐसे खुद के नोट्स बनाओ। लिस्टिंग मेथड में क्या होता है? क्या इंपॉर्टेंट होता है? और रोज़ सेट बिल्डर फॉर्म में क्या इंपॉर्टेंट होता है, तो ये खुद के नोट्स होते हैं। उसके बाद वी विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट के सम्स अपने नोट्स में लिखो, तो डाइजेस्ट वगैरह यूज़ करो, अच्छी बात है। अपने खुद के नोट्स तो खुद के नोट्स होते हैं ना, आपको पता होता है कि आपने कहाँ पर लिखा है, तो इट इज़ वेरी यूज़फुल, एंड इट इज़ यूज़फुल फॉर व्हाट? इट इज़ यूज़फुल फॉर द नेक्स्ट पॉइंट जो मैं अभी बोलने वाली हूँ, दैट इज़ रिविज़न। ठीक है, रिवीजन जब करते हो तो खुद के नोट्स होते हैं, तो हमको पता होता है कि हमने कौन सी चीज कहाँ पे लिखी थी, क्या इंपॉर्टेंट था। जो आपको अलजेब्रा ज्योमेट्री में जो सम आपको डिफिकल्ट लगा है, जो सम डिफिकल्ट गया है, तो वो टेक्स्ट बुक में मार्क करके रखो कि ये थोड़ा डिफिकल्ट था, मतलब डी डाउट है, तो डी डाउट, जैसे आप नेक्स्ट बार टीचर को पूछ सको। या अगर कोई सम डिफिकल्ट था, तो उस सम के आगे ही कुछ लिख दो कि यहाँ पे ये हिंट है कि ये सम मुझे डिफिकल्ट गया और इसका हिंट ऐसा है कि ऐसे-ऐसे सॉल्व करना है। तो ये सब क्या होता है ना, एक तरीका होता है पढ़ने का, फॉलो करो। अंधाधुंध बस कल एग्ज़ाम है और आज पढ़ने बैठ गए, यार ये क्या है? है ना? अभी आप स्टूडेंट हो, मस्त स्टूडेंट लाइफ़ को एन्जॉय करो, अच्छे से पढ़ाई करो, ये सब करो, ठीक है? तो ये आपको थोड़ा-थोड़ा क्लियर हो रहा है? बाय द वे, अगर आप मुझे ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी कि हाउ टू मेक योर ओन नोट्स, कैसे नोट्स बनाने का, क्या करने का, ताकि हम बहुत अच्छे से अपने टेक्स्ट बुक को प्लस अपने खुद के नोट्स को यूज़ करके अच्छा मार्क्स ला सके, ठीक है? जहाँ पे टेक्स्ट बुक रीड करना रहता है, वहाँ पे रीड करो। टीचर जब पढ़ाते हैं, प्लीज़ ध्यान रखो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का। अगर कोई टीचर ने बोला है कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, मैं एग्ज़ाम में डाल सकती हूँ, तो अच्छी बात है ना, तुरंत हाथ में पेंसिल रखना और वहाँ पे लिखना, टीचर टोल्ड दिस विल कम इन द एग्ज़ाम, द चांसेस आर वेरी हाई। ऐसे सब करो, ठीक है? क्लियर हो रहा है? एंड लास्ट पॉइंट, रिविज़न। देखो, इतना सब पढ़ लोगे, लेकिन रिवाइज़ ही नहीं करोगे, तो क्या एक बार आप पर एक बारी पढ़ने से क्या हो जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने बोला था ना, टाइम टेबल में मंडे से फ्राइडे क्या करो, पढ़ाई करो जितना करना है। उसके बाद सैटरडे, संडे रिवीजन रखो। सैटरडे क्या रिवीजन करोगे? जो आपने पूरे वीक में किया है। मान लो आपने कुछ एक चैप्टर खत्म किया है। अभी मैं आपको अलजेब्रा ज्योमेट्री का एक रिवीजन का तरीका बताऊँ क्या?
जैसे मान लो कि आपने एक चैप्टर कर लिया, ठीक है, आपका मान लो अलजेब्रा का एक चैप्टर हो गया है, अभी आपको उसको रिवाइज करना है, तो आप क्या करो, रैंडमली रैंडमली क्या करो, अपनी मम्मी पापा भाई बहन जो भी हो गया आपके दोस्त, उनको क्या बोलो कि मुझे है ना कोई भी 10 to 15 सम, 10 सम, ठीक है, अगर चैप्टर छोटा है तो 10 सम, अगर चैप्टर बड़ा है तो 15 सम, जो भी है 12-15 सम, रैंडमली है ना मुझे ना हर प्रैक्टिस सेट से थोड़े सम्स मार्क करके दो, ठीक है, और ऐसे टोटल 10-12 सम्स करो, ठीक है, 10-12 सम्स मार्क करके दो, और मैं उसको क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा, क्योंकि आपका चैप्टर हो गया, यू हैव टू जस्ट रिवाइज। एक बार आप गो थ्रू कर लेना कॉन्सेप्ट, अब वो कॉन्सेप्ट कहाँ से देखोगे, इसलिए मैंने बोला था नोट्स बनाना, तो कॉन्सेप्ट आप देख लेना कि हाँ ये है, उसके बाद आप मम्मी पापा को किसी को भी बोलो कि मुझे 10 सम को मार्क करके दो, ओके, पूरे चैप्टर में से 10 सम मार्क करके देखो, फिर वो 10 सम को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, उसको 1 घंटे में सॉल्व कर लो, 1 घंटे में। और ऐसा नहीं है कि जब आप सम को सॉल्व कर रहे हो तो डिटेल में लिखो, यू हैव टू नो कि हाँ मुझे आ रहा है ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप है, थोड़ा शॉर्टकट में और ऐसे अच्छे से लिखते रहो, और चल जाता है यार कि मुझे ये सम तो अच्छे से आ रहा है, एंड एग्जाम में तो और डिटेल में लिखना पड़ता है, बट हाँ, तो ऐसे 1 घंटे में या 1.5 आवर में उसको सॉल्व कर लो, और जो सम नहीं आ रहा है तो स्पेशली वो वाले सम को या उस वाले सम को देखो, और उसका कॉन्सेप्ट समझो फिर से, तो आपका ये रिवीजन हुआ, और रिवीजन क्या एक बार ही नहीं होता है, रिवीजन 2-3 बार करना पड़ता है, 2-3 बार करना पड़ता है, ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम रिवीजन हुआ, मान लो 10 सम में से आपको क्या हुआ, 6 सम आए और 4 सम नहीं आए, तो 4 सम नहीं आए तो आपने वो 4 सम को फिर से देखा ना, तो देखा तो रिवीजन हुआ ना, और फिर जब आप सेकेंड बार रिवीजन करोगे फिर से, और फिर से कोई अलग अलग सम को मार्क करना, और फिर से वो सम सॉल्व करना, तो फिर 10 में से आपको क्या पता 10 के 10 आ जाएगी, तो सेकेंड बार रिवीजन करने में या 10 में से 8 आएगी, 2 नहीं आएगी, है ना, तो कम से कम मैं बोलूं 2 बार रिवीजन तो बनता है, ठीक है, क्लियर हुआ, तो ऐसे करोगे ना तो अच्छा रहेगा। तो रिवाइजिंग रेगुलरली क्या करता है, ये आपको हेल्प करता है कि कॉन्सेप्ट को रिमेम्बर करने में, और ये लॉन्ग टर्म में याद रखने के लिए बहुत काम आता है, आपका जो एग्जाम का स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करेगा फिर, ठीक है, तो रिवीजन इज मस्ट, इसलिए सैटरडे संडे रिवीजन रखा था कि रिवीजन करो, लाइट हल्का फुल्का रखो और रिवीजन करो, ठीक है, तो यही है, हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो क्या होगा कि बस आपको लर्न करना है आंसर, पॉइंट वाइज लर्न करो, ठीक है, रिवाइज करो उसको, दैट इज हाउ यू रिवाइज, ठीक है, वैसे तो सच बोलूं ये सबका डिटेल वीडियो भी बनता है और मैं बनाऊंगी, बस आप थोड़ा सा बस ऐसे रेगुलर 9th स्टैंडर्ड में हो, ये बताओ कि 9th स्टैंडर्ड के बच्चे भी देख रहे हैं इधर वीडियो को, क्योंकि 10th वाले तो भरपूर सपोर्ट करते हैं, 9th में थोड़ा क्या होता है कि बच्चे अभी भी फिलहाल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ज्यादा यूज नहीं करते, बट ठीक है, मैं बनाऊंगी वीडियो, ठीक है, तो आपको सारे जो वीडियोस है मिल जाएगी मेरे चैनल पे, और बस इतना ही बोलूंगी कि अगर आपको अपना क्लास 9 स्ट्रांगली स्टार्ट करना है डेली, बस आप क्या करो, एक एक घंटा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, उसके बाद प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स लिखा है मैंने, एक्चुअली में डेली मैथ्स प्रैक्टिस करना थोड़ा अच्छा रहेगा, बाकी तो सब करना ही है, टेक्स्ट रीड करने की थोड़ी आदत डालो और खुद के नोट्स बनाओ, और वीकली रिवाइज करो, और सबसे इंपॉर्टेंट है मोबाइल फोन को यूज करना लिमिट कर दो, काम से आओ, अगर आप सच में पढ़ाई का वीडियो देखने आए हो तो पढ़ाई का वीडियो ही देखो, इधर उधर भटको मत, ठीक, क्लियर हो गया, पता है ना ये ब्रेन को डैमेज कर रहा है। बाय द वे, अगर आपको कोई भी अगर इंक्वायरी करनी है हमारे पेड बैचेस के बारे में तो ये है नंबर, आप बिंदास इंक्वायरी कर सकते हो, कॉल करना, और अभी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही भरपूर वीडियोस बना रही हूँ मैं, क्लास 9 के प्रॉब्लम सेट के भी वीडियोस बन गए हैं, प्रॉब्लम सेट का जो चैप्टर नंबर 1 है ना सेट, और हमारे एल्जेब्रा का सेट चैप्टर, और ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री वाला चैप्टर, इसके प्रॉब्लम सेट के वीडियो भी डाल दिए हैं, ठीक है, तो सब कुछ आप करना, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड कॉल करके इंक्वायरी कुछ करनी है तो कर लेना, ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।